दोस्तों 12 जून को एयर इंडिया का बोइंग 7878 क्रैश हो जाता है, जिसके अंदर 270 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है। ये अब तक का सबसे बुरा, आप कह सकते हो, एविएशन डिज़ास्टर रहा है इंडिया के लिए, जिसमें 270 लोगों की जान जा चुकी है। और मैं तो कहूँगा ये सारी दुनिया के लिए ही सबसे बड़ा बोइंग का वर्स्ट डिज़ास्टर रहा है। हालांकि बोइंग के कई प्लेन क्रैश होते रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत ही दुखदाई था, जिसके अंदर कई सारे लोगों की जान गई है जो कि शायद पहली बार लंदन जा रहे थे या फिर लंदन से आने के बाद में वापस लंदन की तरफ जा रहे थे। जैसे कि 12 जून को लॉरेंस डेरियन क्रिस्टन अपने फादर का लास्ट राइड करने के बाद में वापस लंदन जा रहे थे, लेकिन वो भी वहीं चले जाते हैं जहां उनके फादर जा चुके हैं। इस मदर की दुविधा ये देखिए कि इन्होंने अभी अपने हस्बैंड को खोया था और बेटा आया था अपने फादर के लास्ट राइड के लिए, और वो भी चला गया उनको छोड़ के। हरप्रीत कौर जो कि बर्थडे प्लान कर रही थी अपने हस्बैंड के लिए, और पहली बार वो लंदन जा रही थी सिर्फ अपने हस्बैंड के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, और वो उनके लिए एक बहुत ही यादगार ट्रिप होती। लेकिन ये ट्रिप उनकी यादगार कुछ इस तरीके से रही कि वो वहाँ पहुँच ही नहीं पाई। उससे पहले ही ये अपनी जान गंवा गई इस प्लेन डिज़ास्टर के अंदर। जोशी फैमिली जो कि लंदन का सपना लेके लंदन जा रहे थे, जिसमें से दोनों ही डॉक्टर थे, डॉक्टर कयोमी व्यास, प्रतीक जोशी, अपने 3 बच्चों के साथ, जिसमें कि 2 जुड़वा लड़के थे, एक लड़की थी। वो लंदन सेटल होने के लिए जा रहे थे, और वो आए इसलिए थे कि अपने बच्चों को ले जाएं, क्योंकि इन्होंने लंदन में घर खरीद लिया था। तो ये लंदन में सेटल होने के लिए अपने बच्चों को लेके जाने वाले थे, और तभी क्या होता है, इनकी पूरी की पूरी फैमिली ही तबाह हो जाती है, और जो सपने देखे होते हैं इन्होंने लंदन के, वो जलकर खाक हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की जान इसके अंदर बची भी, जो कि इस फ्लाइट में चढ़ने वाले थे लेकिन चढ़ नहीं पाए। जैसे कि डॉक्टर उमंग पटेल जो कि इस फ्लाइट में चढ़ने वाले थे, लेकिन उनको 9 जून को फीवर हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी फ़्लाइट कैंसिल करवा के एक अल्टरनेट फ़्लाइट लेते हैं 15 जून की, जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है। 7 लोग जो कि इस प्लेन को मिस कर देते हैं, कह लो इस फ्लाइट को मिस कर देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, ट्रैफिक के अंदर फंस जाते हैं। उसके बाद में जो पेपर वर्क होता है, डॉक्यूमेंट चेक होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको इस फ्लाइट को डिले करवा देता है, और वो चढ़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। यहाँ पर विश्वास कुमार रमेश जो कि सीट नंबर 11A पे बैठे हुए थे, उनकी भी जान बच जाती है, क्योंकि इमरजेंसी एग्जिट उनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज होती है, जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है। ये इकलौते सर्वाइवर हैं इस प्लेन क्रैश के। बट यहाँ पर कई सारी थ्योरी सामने निकल कर आ रही है कि प्लेन क्रैश क्यों हुआ। जैसे कि ड्यूल इंजन फेलियर का बताया जा रहा है कि दोनों ही इंजन फेलियर हो गए थे, जिसकी वजह से मुश्किल से 30 से 40 सेकंड बाद टेक ऑफ के ही ये प्लेन क्रैश हो गया। यहाँ पर रैड डिप्लॉयमेंट की भी बात की जा रही है, जो कि एक तरीके का रैम एयर टरबाइन होता है, उसको रैड बोला जाता है, जो सिर्फ एक्सट्रीम इमरजेंसी के अंदर ही डिप्लॉय होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल या फिर इंजन फेलियर के बाद ही डिप्लॉय किया जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेलियर का भी कनेक्शन बताया जा रहा है, जो कि मॉडर्न बोइंग 787 में मतलब काफ़ी ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन है उसके अंदर कोई हाइड्रोलिक या फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेलियर हुआ है, जिसके बीच में कुछ इंटीग्रेशन रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इंजन फेलियर का भी बताया जा रहा है, या फिर विंग फ्लैप या फिर गियर शिफ्टिंग में भी जो लैंडिंग गियर होते हैं उसके अंदर भी कुछ दिक्कत आई होगी, उसका भी कनेक्शन बताया जा रहा है। यहाँ पर जो ब्लैक बॉक्स होता है उसके अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उससे ही मालूम चलेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। लेकिन यहाँ पर शायद कोई बर्ड स्ट्राइक का भी एंगल हो सकता है, जिसने कि मतलब इंजन को फेल कर दिया, वो भी बात सामने निकल कर आ रही है। लेकिन मेन मुद्दा ये है, जब तक ब्लैक बॉक्स की इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक एग्जैक्ट हमको मालूम नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। लेकिन ड्यूल इंजन फेलियर की थ्योरी सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे है, कि उसी की वजह से जो थ्रस्ट चाहिए था उस प्लेन को और ज़्यादा लिफ्ट करने के लिए वो नहीं मिला, जिसकी वजह से वो इस तरीके से क्रैश हो गया। और अगर एग्जैक्ट रूट का पता लगाना है ना, तो उसमें अभी एक्सपर्ट्स का मानना है कि करीबन 6 से 12 महीने आज के बाद में लगेंगे, तब मालूम चलेगा एग्जैक्टली हुआ क्या था इस बोइंग 787 के साथ में। और दोस्तों अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद में अब हमको ज़रूरत पड़ रही है एरोनॉटिक ग्रेजुएट्स की, एरोनॉटिक इंजीनियर्स की, जो कि बहुत ज़्यादा कम है इंडिया के अंदर, जबकि इंडिया का एविएशन सेक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से हमको फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देखना पड़ता है इस तरीके की चीज़ों के बाद में। लेकिन जहाँ पर हमारे पास में खुद के एरोनॉटिक इंजीनियर्स होने चाहिए वो हमारे पास है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से जितने की ज़रूरत है एरोनॉटिक इंजीनियर्स की उतने इंडिया के पास में है नहीं। और दोस्तों यहीं पर एक खबर आ रही है 13 जून की, जो कि बताती है कि इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया है, क्योंकि ऐसा उनकी इंटेलिजेंस को मालूम चला था कि ईरान बहुत ही जल्द न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला है, जो कि इजराइल के लिए एक न्यूक्लियर थ्रेट था, जिसकी वजह से उन्होंने प्रिवेंशन अटैक किया, ये कहते हुए कि भैया हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत ही जल्द ये एक न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे, तो हमें इनको रोकने के लिए इस तरीके का अटैक करना पड़ गया, जिसकी वजह से इसको ऑपरेशन राइज लायन कहा गया है, जिसमें एक प्रिवेंटिव अटैक किया गया ईरान के ऊपर, उन जगहों पर ख़ास तौर पे जहाँ पर न्यूक्लियर साइट थी, तो उनको डिस्ट्रॉय किया गया। यहाँ पर इजराइल ने करीबन 200 प्लेन का यूज़ किया है, जिसमें उन्होंने मिसाइल फैसिलिटीज़ को और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को जो कि ईरान की थी उनको टारगेट किया। और इसी के साथ साथ यहाँ पर इजराइल के नेतन्याहू ने भी अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है इस तरीके का अटैक करके कि भैया ये प्रिवेंशन है हमारे देश के लिए। और इसके बाद में ईरान ने कह दिया कि भैया हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर देंगे, जो कि एक बहुत ही नैरो सी रूट है जहाँ पर दुनिया का 20% ऑयल इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से सारी दुनिया को ये रिस्क लग रहा है कि इससे ऑयल के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं या फिर उनकी ऑयल की शिपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा वेस्टर्न और एशियन कंट्री में थोड़ी सी टेंशन आई है कि भैया इससे तो प्राइस हाई हो जाएंगे हमारे ऑयल के। दोस्तों बेंगलुरु का एक इंसिडेंट सामने निकल कर आ रहा है, जहां पर एक रैपिडो ड्राइवर और एक महिला यात्री के बीच में कुछ झगड़ा हो गया। दरअसल वो जो रैपिडो ड्राइवर था वो ट्रैफिक से न जाकर शॉर्टकट से लेके जा रहा था, जिस पर महिला ने ऑब्जेक्शन उठाया और उसके बाद में उतरते ही उसको 3 झापड़ लगा दिए। इसके बाद में कुछ बात इतनी बढ़ गई कि रैपिडो ड्राइवर ने भी उस महिला के ऊपर हाथ उठा दिया। तो यहाँ पर पहले एक वीडियो सामने निकल कर आ रही थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि रैपिडो ड्राइवर महिला को मार रहा है। इसके बाद में मालूम चला कि महिला ने उतरते ही इस रैपिडो ड्राइवर के 3 झापड़ मारे थे। तो देखो हो सकता है कुछ गलत हरकत यहाँ पर रही हो ड्राइवर के द्वारा या कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से उस महिला ने 3 झापड़ उतरते ही मारे। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती या पुलिस केस वगैरह जो भी होता है, मतलब हमें असलियत मालूम नहीं चलती दोनों ही पहलू का। तो हमें पता लग गया कि महिला ने उतरते ही 3 झापड़ मारे, उसके बाद में उस ड्राइवर ने मार दिए, लेकिन असलियत क्या है अभी भी हमको मालूम नहीं। तो हम कुछ नहीं कह सकते क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, लेकिन इतना मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि रैपिडो ड्राइवर कई सारे ऐसे होते हैं, कई सारे ऐसे मैंने किस्से सुने हैं। खुद इंस्टाग्राम पे कई सारी महिलाओं ने मैसेज करके बताया कि इस तरीके की मतलब हरकतें हो जाती हैं कि वो वेट करते हैं महिलाओं का कि भाई वो आएंगी, बात करेंगी, नंबर एक्सचेंज होगा। तो इस तरीके की भी चीज़ें रही हैं, लेकिन हर एक ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ तो होते हैं। आप कह सकते हो 100 में से 2 तो ऐसे निकलते ही हैं, जिसकी वजह से ये भी इंसिडेंट शायद उसी तरीके का रहा हो जिसकी वजह से महिला ने हाथ उठा दिया। दोस्तों इस तरीके की वीडियो आपने नॉर्मली कई सारी देखी होंगी, जिसके अंदर पता नहीं कौन से फिल्म का सीन बनाना चाह रहे होते हैं ये कपल, और इसके बाद में अब आपने देखा भी होगा कई सारे तो बच जाते हैं, लेकिन कईयों का चालान कटता है। अब इनका चालान कट गया जो कि ग्रेटर नोएडा के अंदर इस तरीके की हरकत कर रहे थे, वो भी कितने का 53,500 रुपये का चालान कटा है, जिसके अंदर ना दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था, रैकलेस ड्राइविंग हो रही थी और इस तरीके की हरकत हो रही थी, और मतलब ना जाने क्या क्या धाराएं लगाई होंगी, जिसकी वजह से 53,500 रुपये का चालान कटा है। मतलब कि इतने में कोई सेकेंड हैंड बाइक आ जाती, शायद जिस पे बैठा है वो बाइक ही अगर सेकंड हैंड लेता है 4-5 साल पुरानी, उतनी आ जाती जितने का ही चालान कट गया। और रही बात दोस्तों लद्दाख राइड की, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। मतलब अब तो मैं भूल चुका हूँ भाई कैसे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा फंबल किया। अब एडिटिंग पे बैठेंगे, अब देखेंगे कैसे होती है एडिटिंग। तो मतलब 15 दिन का गैप काफ़ी ज़्यादा लंबा रहा था। हालांकि मैंने कोशिश करी थी वहाँ से किसी तरह की वीडियो डाल दूँ, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहे थे। नेटवर्क आ रहे तो भाई थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी सारा दिन बाइक चला के, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा टफ रहता है लद्दाख। अगर आप सोचो कि मैं एडिटिंग भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा वो, तो भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई वो व्लॉगर कैसे करते होंगे, क्योंकि वो हर दिन अपडेट डालते रहते थे कि मतलब हमने यहाँ पहुँच गए वहाँ पहुँच गए। तो मतलब इस तरीके की वीडियो बनाने वाले भी, और हमें एक सब्सक्राइबर भी मिला था हमारा तांगलांगला पे, वो मतलब काफ़ी टाइम से मुझे ढूंढ रहा था कि मैं अपडेट डालता रहता था ना इंस्टाग्राम पे, अभी आऊँ वहाँ। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे तांगलांगला पे ढूंढ ही लिया था, वो मिल गए थे और उनके साथ भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और एक दिन में 4 हाई पासेस किए, जिसमें था हमारा तांगलांगला, बारालाचला, लाचुंगला,
और इसी के साथ साथ एक नकीला। तो मतलब ये 4 थे। उससे पहले चांगला और जोजीला, खारदुंगला, मतलब काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा था। और मतलब ये 12 दिन शायद, या 12-13 दिन जितने भी थे मैं लद्दाख के अंदर था, वो मतलब ज़िंदगी भर याद रहने वाले दिन रहने वाले हैं कि भाई मैंने भी लद्दाख किया था। जो सपने देखे थे वो पूरे किए थे, और जो देखता था मतलब मैं दूसरों को कि किस तरीके से कहाँ जा रहे हैं बाइक लेके, वो भी हमने ट्राई किया। और किया भी किस पे, इंटरसेप्टर पे 650। वो भी मतलब इतनी भारी भरकम बाइक है, हल्की बाइक है नहीं कि मतलब उससे ऑफ रोडिंग कर लो, लेकिन उससे करने में जो मज़ा आ रहा, क्योंकि अपनी बाइक होती है, चाहे वो कितनी भारी हो, चाहे वो कितनी हल्की हो, चाहे वो 100 सीसी की हो, चाहे वो 1000 सीसी की हो, कितनी भी हो, अपनी बाइक अपनी होती है। और उससे जो आप कर सकते हो वो शायद किसी और की मांगी हुई या रेंटल बाइक से आपको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा जो कि आप खुद की बाइक से करोगे, चाहे वो साइकिल क्यों ना हो। तो मतलब मज़ा काफ़ी ज़्यादा आया। और रिकॉर्ड भी किए हैं मैंने, मतलब हर दिन रिकॉर्ड किए हैं अपने। शायद एंड में कुछ ढीला पड़ गया हूँ, उतने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन हाँ मैंने हर दिन रिकॉर्ड किया है। उस तरीके से नहीं कर पाया हूँ जिस तरीके से एक्चुअली में मोटो व्लॉगर करते हैं, क्योंकि मैं तो बस अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करना चाहता था। तो मैंने वो किया, फ़ोटो वोटो खिंचवाई, वीडियो बनाई, मतलब जो मैं अपने लिए कर सकता था वो मैंने किया। और बहुत ही जल्द आपके साथ मैं शेयर भी करूँगा।